हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से आप लोगों के बीच बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट जो है 5 यानी टेस्ट सीरीज 5 का जो है वो लेक्चर आप लोग के साथ आप लोग के बीच लेकर हाजिर है। तो हम लोग का जो ये एसआई का जो टेस्ट सीरीज है ये प्रैक्टिस नंबर 5 का है। इससे पहले जो हम लोग 4 का किए था वो चार का जो किए थे वो प्रैक्टिस सेट 4th का जो था वो पूरा हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। और उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो है एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे पीडीएफ भी सेंड कर दिया है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये हमारा टेस्ट सीरीज 5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे 2020 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया 2020 में। तो 2020 में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है वो 5 लोगों को दिया गया था। वो खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है इसमें से 5 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। पहला जो था वो एक रोहित शर्मा है, मानिका बत्रा, ठीक है, रोहित शर्मा क्रिकेट से रिलेटेड है, मानिका बत्रा है। उसके बाद रानी रामपाल हॉकी के कप्तान हैं, विनेश फोगाट जो कि पहलवान और कुश्ती से रिलेटेड है, और मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा ओलंपिक से पैरा एथलेटिक है जो कि ऊंची कूद से है। इन 5 लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अब 2021 की बात कह रहे हैं, 2021 की वर्तमान समय के बात के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है 2021 से। तो इन 5 लोगों को क्या किया गया था, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इनमें से पूछा जा रहा किसे नहीं दिया गया था, तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अप्रत्यास्थ है। निम्न में से कह रहा है कि कौन जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ सबसे अधिक इसमें से कौन सा है। तो सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ होता है वो होता है स्टील जो होता है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि उसमें वैसा गुण होता है जिसके कारण किसी भी वस्तु का जो प्रकार होता है उसमें परिवर्तन करने से वो विरोध करता है, ठीक है। जैसे ही वो कोई अपना बल लगाता है या हटाता है तो वो अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाता है। वो अपने किसी बल के कारण वो अपना जो रूप होता है वो रूप नहीं चेंज करता है। तो वो होता है हमारा स्टील जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद कहा जा रहा है वर्णधता वाले व्यक्ति जो है वर्णधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। कैसा लाल रंग दिखाई देगा, उसको पीला देगा, हरा देगा, नीला देगा, बैंगनी देगा। इन चारों में से कैसा रंग जो होगा वर्णधता, जैसे आँख का रोग होता है जो वर्णधता लोगों को दिखाई देता है, तो वो कैसा दिखाई देता है, तो लाल रंग जो होता है, जैसे लाल रंग दिखाई देता है उस व्यक्ति को जिसको ये रोग है उसे हरा कलर का दिखाई देता है। और वर्णधता जो वाले व्यक्ति को होता है वो लाल तथा हरा का पता नहीं चलता है और सभी रंगों को वो पहचानता है। 2 रंगों को वो नहीं पहचानता, लाल और हरा को नहीं पहचान पाता, बाकी सभी रंगों को पहचान लेता है। और ये रोग जो होता है, यह जो रोग है वो ज़्यादातर पुरुषों में देखा जाता है और स्त्री में यह रोग कम मात्रा में होता है, लेकिन दोनों में होता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो भारतीय उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल जो है उस पर ये सिग्नेचर किया है। तो वो कौन सी कंपनी है, तो ये कंपनी है टेक महिंद्रा ऐसी कंपनी है जिन्होंने भारतीय कंपनी के उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पे अपना पहला हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की जो सबसे तेज़ी से रोशनी चलती है, सूर्य की
तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ क्षण के लिए उसे स्पष्ट कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्यों? कभी भी कोई व्यक्ति अगर एकदम अचानक उजाला में है, अगर कोई भी आदमी अचानक मतलब उजाला में रहता है हमेशा 24 घंटा मान लो, और उसे एट ए टाइम अंधेरा कर दिया जाए तो वो कुछ क्षण के लिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उसके आँख के सामने पूरा धुंधला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके आँख का जो पुतली होता है, पुतलित होता है वो प्रसारित नहीं हो पाता, वो पाता है। और कॉर्निया के पीछे का जो रंग होता है वो अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। और ये आइरिस का जो होता है, आइरिस जो पुतली होता है वो प्रसारित नहीं कर पाता है। इसी के कारण क्या होता है कि अचानक जब प्रकाश से अंधकार में जाता है तो उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जो है किसके कारण होता है? तो आइरिस की जो पुतली होती है वो प्रसारित नहीं कर पाता है, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेस, छठा नंबर हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, छठा नंबर है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह अवार्ड फाउंडेशन कहाँ अवस्थित है? यह अवार्ड फाउंडेशन जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये पत्रकार के लिए, सबसे पहले बता दें कि रेमन मैग्सेस ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये किसके दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकार को दिया जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। और ये बैंकॉक में, ये थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक, यहाँ पे दिया जाता है। और 2019 का जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था रवीश कुमार को दिया गया था। रवीश कुमार को रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 2019 का, ठीक है, 19 का दिया गया था। तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो सी हो गया, थाईलैंड बैंकॉक में दिया जाता है। उसके बाद है पायस एक कोलाइड होता है। पायस जो होता है एक कोलाइड होता है। तो पायस से कोलाइड होने का मतलब है कि ये क्या होता होगा? ये द्रव से द्रव में इसका मिश्रण होता होगा, द्रव से द्रव में मिश्रण होता होगा। जैसे कि दूध के साथ एक गिलास पायस मिला देते हैं, दूध के साथ अगर पायस का उदाहरण दिया जाए तो द्रव में गैस का विलयन होता है, ठीक है। और गैस का द्रव में भी विलयन हो जाता है ब्रोमीन अमोनिया के जैसे। और ठोस का जो गैस में विलय करता है वो होता है कपूर को ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। तो ये क्या होता है? इसका जो होगा वो द्रव से, ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ और माई मिशन, यानी कि कह रहा है माई लाइफ और माई मिशन जो है वो किसका आत्मकथा है? माई लाइफ और माई मिशन जो है वो किसका आत्मकथा है? किसके आत्मकथा है, ठीक है। तो ये किसका आत्मकथा है? तो यह है उदय माहुरकर का जो है ये आत्मकथा है। उदय माहुरकर का माई लाइफ माई मिशन, उदय माहुरकर का ये आत्मकथा है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ स्थित है? तो भारत की जो सबसे लंबी टनल जो है ये सुरंग जो है ये कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग ये सबसे लंबी है और ये जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है जवाहरलाल टनल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये बनिहाल दर्रा से होकर बनिहाल दर्रा से ही गुजरता है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जो है जाने का रास्ता है, जिसमें बनिहाल दर्रा बीच में ही पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो गया हमारा हो गया जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? साक्षर क्षेत्र संघ शासित प्रदेश पूछ रहा है कि संघ शासित प्रदेश कौन सा है भारत में। अगर वैसे पूछा जाए कि राज्य कौन सा है तो वो साक्षरता के मामले में राज्य का पूछा जाए तो वो है केरल सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम है तो सबसे निम्नतम में जो आता है तो वो हमारा बिहार है। सबसे कम में है साक्षरता के मामले में, सबसे कम है बिहार और सबसे अधिक जो है वो है केरल। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा केंद्र शासित यानी संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है साक्षरता के मामले में अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक जो है ये हमारा लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप जो कि जनसंख्या के मामले में दृष्टि से ये छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अधिक साक्षर होने के मामले में ये सबसे आगे है,
ठीक है, ये सबसे आगे है। और इसमें और जनसंख्या भी कम है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो वो है हमारा दिल्ली में। वो कहाँ है? दिल्ली में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो हो गया हमारा बी। पूछा जाए रक्त में रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? रक्त में जो प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त जो होता है वो फाइब्रोनोज का रक्त में जो पाया जाता है वो फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन होता है। रक्त में जो होता है एक फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर उसमें से फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो उसमें प्लाज्मा जो होता है वो सेरम के रूप में पाया जाता है। वो प्लाज्मा का रूप जो होता है वो चेंज हो जाता है फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकालने के कारण। अगर रक्त में फाइब्रोनोजन है तो वो प्लाज्मा के रूप में उपस्थित रहता है। अगर रक्त में से फाइब्रोनोजन अगर निकाल देते हैं तो प्लाज्मा का जो रूप होता है वो चेंज होता रहता है और वो सेरम के रूप में हो जाता है, सेरम के रूप में हो जाता है। इसमें जो प्रतिस्कंदन पदार्थ जो होता है उसे हम लोग हेपेरिन कहते हैं, हेपेरिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। और रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है, रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? भारत की अर्थव्यवस्था को अगर वृद्धि करना है तो उसमें हिंदू वृद्धि दर किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, ये कहा जा रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है हिंदू वृद्धि दर जो लागू किया गया था वो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया था। वो प्रोफेसर जो थे वो राजकृष्ण थे, उनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। और ये जब किया गया था, ये हिंदू वृद्धि दर जो लाया गया था ये 1950 से लेके 1990 तक ये चला था, जिसमें क्या करना था कि हिंदू का जो वृद्धि दर बढ़ाना था। हिंदू का जो पॉपुलेशन था उसको बढ़ाना था। तो इस समय इतने के बीच में जो हिंदू धर्म इसका विकास दर जो हुआ था वो 3% से 3.5% से चला गया था 4% के बीच में। 4% के बीच में ये चला गया था 1950 से लेकर 1990 के बीच में। तो इसका ऑप्शन जो हो गया कृष्ण, प्रोफेसर राजकृष्ण। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर यानी जीभ पर स्वाद का केंद्र स्थित होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो उसका टेस्ट सबसे पहले जीभ चखता है और जीभ पे जैसे टच करता है तो वो माइंड में केंद्रित करता है, माइंड को वो मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि इसका टेस्ट जो है इस टाइप का। तो उसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा स्वाद जो केंद्र होता है स्थापित होता है जीभ पर होता है, तो वो कौन सा है, वो भाग जो है वो कौन सा भाग होता है, जीभ का कौन सा भाग होता है जहाँ पे टेस्ट हम लोग चखते हैं। तो ये जो भाग होता है हमारा, जैसे कि जीभ निकाल के अगर उस पर टेस्ट करते हैं तो उसका अग्र भाग जो होता है यानी कि अगला भाग जो होता है वो मीठे स्वाद के लिए वो उसमें जो केंद्र की स्थिति होती है वो होता है, उसका अग्र भाग होता है। अगर जीभ की ऊपरी सतह पर कहा जाए, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे जो होते हैं अंकुर होता है जिन्हें जो होता है वो स्वाद कलिया भी कहा जाता है, ठीक है, जो जीभ के ऊपरी सतह पे होता है, ठीक है। और जीभ के पश्च भाग यानी पिछला भाग के जो होता है वो कड़वे स्वाद का केंद्र स्थित माना जाता है। अगर मिर्ची उर्ची खाइएगा तो वो अगला पोर्शन पे कम लगेगा और पिछला पोर्शन जो होता है जीभ का पीछे वाला पोर्शन जो होता है उस पोर्शन पे तीखा ज़्यादा फील होता है, ठीक है। और जीभ के अगल बगल वाले जो भाग होता है वो खट्टे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका भाग जो हो गया मीठे स्वाद जो बताता है वो उसका जीभ का कौन सा भाग पे केंद्र स्थित होता है, तो वो होता है अग्र भाग पे। कहा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है मुख्य रूप से किस वन प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। तो सबसे पहले बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। और इसका जो पुराना नाम है वो हैली नेशनल पार्क था। इसका जो पुराना नाम है वो हैली नेशनल पार्क था, ठीक है, हैली नेशनल पार्क था। और ये
ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो जो फेमस है वो बाघ के लिए फेमस है। ये बाघ के लिए फेमस है, ठीक है, बाघ के लिए ही फेमस है ज़्यादातर। और साथ ही साथ जो कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो होता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो भी बाघ के लिए फेमस है। और इसका जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, वो हैली नेशनल पार्क है। और ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर जो जगह वो हो जाएगा डी नंबर। अगला है विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है। विश्व बैंक का एक दूसरा नाम क्या है। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, इसका एक दूसरा नाम पूछा जा रहा है। इसका एक दूसरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड बैंक का जो एक दूसरा नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो दूसरा नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1945 ईस्वी में। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1945 ईस्वी में, ठीक है। इसी के साथ साथ IBRD, IADI और IFC जो था, मिगा और ICSID जो था ये चला था, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक का ये दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार होते हैं। अगर इंडिया में कोई सिचुएशन ऐसा पैदा हो जाता है जिस समय कि भारत में आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है, आपातकालीन स्थिति हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति के पास कितने अधिकार होते हैं जो कि लगाया जा सकता है। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होते हैं वो अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। वो अधिकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अधिकार जो होता है जो अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद जो है 352 से संबंधित है। अनुच्छेद जो है वो क्या है, पहला अनुच्छेद जो है वो 352 से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रीय आपात की, अब इसमें क्या है 352 में क्या है कि राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा को करना, ये राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करने का अधीन है वो राष्ट्रपति के पास ही है, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा आर्टिकल जो है हमारा 356 आर्टिकल जो है 356 आर्टिकल जो है ये किससे रिलेटेड था, तो ये भी राष्ट्रपति, जैसे आपातकाल की स्थिति पूर्ण रूप से आ जाती है तो उसमें राष्ट्रपति के भी राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो ये 356 जो है राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा, 352 जो है आपातकाल की घोषणा है, और 356 जो है वो है राष्ट्रपति शासन लगाना है। और 360 जो है अनुच्छेद 360 जो है ये क्या करता है, ये वित्तीय जो होता है, वित्तीय आपातकालीन शक्ति जो है ये लागू कर सकता है राष्ट्रपति, वित्तीय आपातकालीन शक्ति लागू कर सकता है राष्ट्रपति। तो 352, 356 और 360 जो है राष्ट्रपति के ये 3 प्रकार है आपात अधिकार को लागू करने का। और ये 352 अनुच्छेद, 356 और 360 अनुच्छेद से रिलेटेड है। अगला है दक्षिण अफ्रीका में कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो सबसे पहले बता दें कि गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस आए थे। इसी दिन भारत में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस भी 9 जनवरी को ही भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे तो वहाँ पे श्वेत लोगों के द्वारा गांधी जी को पीटा भी गया था और उसे मतलब ट्रेन से फेंक दिया गया था। क्यों, तो वहाँ पे गोरे और काले लोगों की भेदभाव की स्थिति चल रही थी। तो उस समय क्या किया गया था कि वो जो जगह था वो था प्रिटोरिया जो जगह था वहाँ से गांधी जी को क्या किया गया था, पीटा भी गया था और ट्रेन से फेंक दिया गया था, ठीक है। वो 1893 ईस्वी में गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में कब गया था, तो 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यापारी के पैरवी के रूप में के द्वारा ही गए थे। और 1893 ईस्वी में ही स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में उन्होंने हिंदी सम्मेलन का भी आयोजन किया था। याद रखिएगा, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं। 1893 ईस्वी में ही कौन गए थे, तो स्वामी विवेकानंद जो है वो कहाँ गए थे, वो गए थे अमेरिका। विवेकानंद जो है ये गए थे अमेरिका के शिकागो शहर में, उन्होंने हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था और हिंदी में उन्होंने स्पीच दिए थे। तो ये हो गया। फेंके कहाँ से थे गांधी जी को, तो प्रिटोरिया से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो सार्क का हिस्सा नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का जो सदस्य नहीं है निम्न में से कौन सा है। सार्क का मतलब है, सार्क में जो सदस्य शामिल है इसमें भारत है, नेपाल है, भारत पहले तो सार्क में क्या हो गया, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है। कौन कौन सा शामिल है वो देख लीजिए, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, भूटान हो गया, बांग्लादेश है, भूटान, भारत, पाक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका भी है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गया। तो टोटल जो देश है वो सार्क में टोटल देश कितने हो गए, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान, यानी टोटल देश कितने हैं, 8। तो इसमें कौन सा देश नहीं है, तो ये देश हो गया म्यांमार जो है ये नहीं है। और सार्क का जो है हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल के राजधानी काठमांडू में है, नेपाल के राजधानी काठमांडू में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रही है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो होता सरोजिनी नायडू, तो वो होता सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू अगर भारतीय पूछा जाता तो। लेकिन इसमें सिर्फ महिला पूछा जा रहा है तो इसलिए इसका आंसर जो होगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट होगी महिला। अगर भारतीय पूछा जाता तो कौन होता है, ये सरोजिनी नायडू। और ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली बार भारतीय में सबसे पहली बार यूपी का जो राज्यपाल बनी थी, यूपी का जो महिला राज्यपाल बनी थी वो सरोजिनी नायडू थी, और जो सीएम बनी थी वो सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी जो थी। लेकिन महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है कांग्रेस का, तो ये हो गया हमारा एनी बेसेंट, तो ऑप्शन हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। ऐसा कौन सा है भारतीय है जिसे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का भी सदस्य जो है नियुक्त कर दिया गया है, तो वो कौन है, तो वो है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो है इनको ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य क्या किए हैं, नियुक्त कर दिए गए। अगला क्वेश्चन है, संसार में माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। संसार में सबसे ज़्यादा माइका का उत्पादन अगर कहा जाए तो कहाँ होता है, तो ये होता है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा माइका का उत्पादन जो होता है वो भारत में होता है, ठीक है, भारत में होता है। अगर मक्का का उत्पादन पूछा जाए, मक्का का उत्पादन पूछा जाए तो ये होता है यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और माइका का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा भारत में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि रघु ने 13,000 क्या कर रहा है, रघु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 14,360 रुपये में क्या किया, एक वस्तु खरीदी, और इसकी धुलाई पर 240 रुपये खर्च किए, इसकी धुलाई पे 240 रुपये खर्च किए। उसके बाद 15% लाभ पाने के लिए इसे कितना में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें लागत मूल्य जो है हमारा, पहले ख़रीदा कितना में, 14,360 रुपये में, ठीक है। फिर उसे धुलाई में कितना लगाया, 240 रुपये, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 3 2 5 1 6, 14,600 रुपया, 14,600 रुपया क्या किया, लगाया। कुल लागत जो हो गया 14,600 हो गया। और हमें पूछ रहा है कि लाभ 15% अगर लाभ पाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो 15% लाभ करने के लिए क्या होगा, 115% का निकाल दो, हमको 100% का ये है तो 15% का क्या होगा, तो 15% लाभ पाने के लिए इसे कितना में बेचना पड़ेगा, तो 115/100, 100 पे ही, और कितना था, 14,600 था, तो 14,600, तो यहाँ से ये 2 जीरो कट गया। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दे, 115 गुने 146, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा कितना, 6 पंजे 30, 0 600, यानी 1600
16,790 रुपये के आसपास में ये सामान जो होगा बिकेगा। 16,790 रुपये का जो सामान होगा ये आपस में बिकेगा। तो आंसर हो गया बी नंबर, ऑप्शन हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम यानी कि उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय पूछ रही है, हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। मीर ए साहिब फातिमा बीबी जो थी वो उच्चतम न्यायालय में पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर मुख्य हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए महिला तो वो थी लीला सेठ, ठीक है, ये थी लीला सेठ। और ये जो उच्चतम न्यायालय का जो संविधान के अंदर अनुच्छेद आता है वो 124 से लेके 147 के बीच में ये हाई कोर्ट का अनुच्छेद है। ये हाई कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो 124 से लेके 147 तक है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मीर ए साहिब फातिमा बीबी। और लीला सेठ जो थी वो उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। और एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और विजय लक्ष्मी कौन थी? तो महिला राजदूत थी। विजय लक्ष्मी जो थी वो महिला राजदूत थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। अगर सबसे नया पूछा जाए तो यह है अथर्ववेद। ये जो है अथर्ववेद जो जारदूतेना का वेद है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष का सजा का प्रावधान किया गया है? अगर कोई भी मुस्लिम महिला जो है विवाह अधिनियम जो लागू किया 2019 में, उसमें कितने वर्षों की सज़ा के लिए ये किया गया है? तो ये किया गया जो है 3 वर्षों के सज़ा के लिए इसको किया गया, 3 वर्षों के सज़ा के लिए। अगला शब्द है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का जो है ये शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है ये होता है श्रेष्ठ, या एक दूसरा होता है कुलीन। यानी कि अगर मिला जुला के कहा जाए तो उच्च वर्ग, हाई क्लास के लोग जो होते हैं वो आर्य के अंदर आते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 30 क्वेश्चन आज करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? राज्यसभा जो सांसद थे अमर सिंह, उनका निधन हो गया। अमर सिंह जो है उनका निधन हो गया। तो वो पूछ रहे हैं कि वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित है। समाजवादी पार्टी से उनका संबंध था अमर सिंह का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल एफडीआई जो है अंतर प्रवाह कितने बिलियन डॉलर में रहा? अंतर प्रवाह जो है वो कितने मिलियन डॉलर में रहा था? अंकटाड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो कितने मिलियन डॉलर में रहा था? तो वो था 51 मिलियन डॉलर। वो कितने था? 51 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से, किसी हॉल में जो लोग उपस्थित है उसमें से 7/9 लोग उपलब्ध कुर्सी में से, जितने 7/9 लोग जो है उपलब्ध, जितने भी उपलब्ध कुर्सी में है उनमें से 9/13 भाग पर लोग बैठे हुए हैं। 9/13 भाग पे क्या किए हैं? लोग बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 28 खाली कुर्सियां हैं, 28 यदि खाली कुर्सियां हैं तो कितनी कुर्सियां खाली होती यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता? पूछ रहा है कि हॉल में कोई भी लोग उपस्थित होंगे, कितने भी लोग उपस्थित होंगे, उसमें से कहा जा रहा है कि 7/9 भाग उपलब्ध कुर्सियां हैं और उसमें से भी 7/9 भाग जो लोग उपस्थित है उसमें से 9/13 भाग ही लोग कुर्सी पर बैठे हैं और बाकी जो 28 कुर्सियां खाली है। और फिर पूछा जा रहा है कि उसमें से कितने लोग और होते जो कुर्सियों पर बैठे होते। तो उनमें से अगर हम देख लेते हैं तो अगर मानते हैं कि अगर कुर्सी का जो संख्या होगा, मान लिए कि अगर कुर्सी का जो संख्या होगा वो मान लेते हैं कि हम मान लिए कि कुर्सी का जो संख्या है वो x है, ठीक है, वो x है। और उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, उसमें जो लोग बैठे हैं वो कितने हैं? तो उसका भाग जो कितना है वो 9/13 है। तो टोटल कितना होगा? 9x/13, 9x/13
13 हो गया। और शेष कुर्सियाँ कितना होगा, पहले तो हम माने कितना है कुर्सी, x माने हैं, ठीक है। और कितने लोग बैठे हुए हैं, 9/13, मतलब 9/13 भाग कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। तो शेष कुर्सी कितने बचे, शेष कुर्सी जो है हमें कितना बचा, तो टोटल हमारा कितना है x है, और बैठे कितने हैं, तो 9x/13, 9x/13। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 913, यानी कि 4x/13 भाग बना, 4x जो है ये 13 भाग बचा, यानी कि 4x/13 जो है ये बचा। और इसके बराबर आप कह रहा है कि जो शेष बचा था वो बचा था 4x/13। इतना के बराबर कितने लोग खाली, कितना खाली कुर्सी बचा हुआ है, तो ये 28 कुर्सी बचा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 तो एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 91 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 91 आ गया। यानी टोटल कुर्सी जो है वो कितना है, टोटल कुर्सी जो है वो है 91 को। लेकिन बैठा कितना, हम लोग माने कितना थे, माने कितना थे, एक्स माने थे। तो एक्स का जो टोटल कुर्सी जो हम लोगों का निकल के आया वो निकल के आया 91 टोटल कुर्सी है। और बैठे कितने लोग थे उसका भाग अगर पूछा जाए कितने थे, तो वो 63, 91, 9, 7, 63 अगर पूछा जाए, इतने लोग भाग, इतने भाग बैठे हुए हैं। तो 9 × 91/13 यानी 63, 91, यानी कि 63 लोग जो है कुर्सी पर बैठे हुए थे, 63 लोग जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि कितने लोग नहीं बैठे हुए थे, कितने लोग नहीं बैठे हुए थे। तो 63 लोग अगर बैठे हुए हैं और तो नहीं बैठे हुए जो लोग हैं वो 7/9 है, 7/9 है ना हमारा, 7/9 है। तो ये क्या हो जाएगा कि 63 जो हमारा ये टोटल आ गया, 63 जो है हमारा टोटल आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो लोग बैठे हुए थे 63 लोग बैठे थे, 63 लोग बैठे थे। और कितने पे दिखा रहा था, तो 7/9 पे। तो हम लोग x इसको y मान लेते हैं, इसको जो पीपुल है उसको y मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 7/9 है, तो इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/9 तो 7 × 63, 9। तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 81 आएगा, y का जो वैल्यू आएगा 81 आएगा। लेकिन कुर्सी का संख्या कितना था, 63, कुर्सी का संख्या कितना था, 63। तो बचा कितना रह गया, बचा कितना रह गया, बचा जो रह गया वो कितना रह गया, तो इसमें से हमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा, या तो हमें टोटल में से इसको घटा देंगे। यानी कि अगर y माने हैं, y माने हैं और y माने हैं, ठीक है, तो इतने लोग बैठे हुए थे। तो इससे हमने क्या किया, 7y/9 के बराबर किसे को कर दिया, 63 को कर दिया। तो यहाँ से y का वैल्यू जो आया था हमें क्या आया था, 90, y का वैल्यू जो आया था क्या आया था, वो आया था 81, 9 7 63 9 9 81। तो y का वैल्यू हमें आया 81। तो यहाँ से टोटल हमारा y का वैल्यू 81 आएगा। लेकिन बैठ गए जो लोग थे वो थे कितने, 7/9 × 81, ठीक है। तो यहाँ से 9 9 81, 9 9 7, तो यानी कि 81 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया तो 8, और इधर बचेगा 7, 7 में से 6 गया तो 1। यानी कि टोटल जो लोग होंगे वो यदि हॉल में प्रत्येक व्यक्ति बैठा होता तो कितने कुर्सियाँ खाली होती, तो ये 18 जो है, 18 कुर्सियाँ जो होती वो खाली रहती, सभी लोग अगर बैठे होते। तो इसका आंसर जो हो गया वो 18 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लॉस्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने की थी, किसने की थी। तो इसकी रचना जो करने वाले पर्सन हैं वो है रवि दत्त वाजपेयी, रवि दत्त वाजपेयी। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन शेष बचे हैं उसे मैं हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। यहीं पे हम लोग लेक्चर को द एंड करते हैं।